देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन पे छोड़ा था। ठीक है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखा था हमने कि बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, कीटो ग्रुप्स का होता है, कीटो समूह का होता है। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में होता है, परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। ठीक है, परऑक्साइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हम कम लेते हैं। मेन यहाँ पे जो मैकेनिज्म था उसके अंदर मेन पॉइंट क्या था कि यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये अपने को अपनी इसके मैकेनिज्म में पता चलेगा, ये कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेना क्या है, हमारा कीटोन। ठीक है, रिएक्शन करवानी है बेंजोइक पर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये बेंजोइक परऑक्साइड होता क्या है पहले स्टेप के अंदर, कि ये जो बेंजोइक परऑक्साइड है इसका ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, अपने लोन पेयर्स को डोनेट करता है, किसको, इस कार्बोनिल कार्बन को, इसका डबल बॉन्ड टूटता है। यही क्यों करता है, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर यूज होते हैं कार्बोनिल के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, इसलिए इस दूसरे वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर आसानी से आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो दूसरा ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर को हम यूज करते हैं, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड बनाएंगे और सी डबल बॉन्ड ओ आपका टूटेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो कार्बोनिल है इसका O माइनस और ये R, और यहाँ पे क्या जुड़ा है C6H5, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे इसने तीन बनाए हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब ऐसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम बहुत आसानी से यहाँ पे H+ इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसके लिए हमने ये कहा था कि कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में इधर स्टार्ट कर रही हूं। ठीक है, ये बना था हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा। तो ये कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर कैसे होगा कि ये जो O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन वापिस आएंगे C और O के बीच में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक एनायनिक स्पीसीज बन गई है। ठीक है, ऋणायनिक ये स्पीसीज बन गई है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। हम मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाना चाहते हैं, और जब भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कार्बन की वैलेंसी जब बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, एक एल्किल ग्रुप को माइग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इस एल्किल ग्रुप को माइग्रेट करेंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। और यही हमारा था कि कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है या माइग्रेशन होता है। ये कार्बन पे दूसरा कार्बन था तो ये कार्बन से ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ, यानी कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन हुआ यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप का। ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन की। ठीक है, ये मैकेनिज्म किसकी है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन की। ठीक है, कीटोन से हम बना रहे हैं एसिड। तो मेन इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपका कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है एल्किल ग्रुप का। अब इस ऑक्सीजन पे जब एल्किल ग्रुप आएगा तो इस ऑक्सीजन पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्यों बनेगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों आएगा, क्योंकि ये तीन बॉन्ड बन जाएंगे, दो ये बॉन्ड है और तीसरा इस एल्किल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे अगर H होता
यानी यहाँ पर एल्किल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन होता तो हम H+ बहुत आसानी से निकाल देते और ये स्पीसीज स्टेबल बनती। लेकिन एल्किल ग्रुप है तो हम आसानी से एल्किल ग्रुप को कैटायन की फॉर्म में बाहर नहीं निकालते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, और इसके इलेक्ट्रॉन हम लेके जाएंगे इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो क्या बनेगा, ये R C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, यानी एस्टर बना। एक तो बना क्या, एस्टर, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, ये C6H5 C डबल बॉन्ड O यानी ये एसीटेट आयन बना। ठीक है, ये अगर ये इसके ऊपर हम हाइड्रोजन ऐड कर दे, H+ ऐड कर दे, तो ये हमारा क्या बनता है, फिनाइल बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड बनता है। तो हमारे पास बन गया इस स्टेप के अंदर कीटोन की जगह एस्टर, और हमें क्या चाहिए, हमें बनाना था एसिड। तो लास्ट और तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, हम इस एस्टर का जो है वो क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, एक आपका एल्कोहल बन जाएगा और एक आपका एसिड बन जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड प्लस एल्कोहल, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेप्स है इसमें। पहला क्या है कि ये जो कीटोन है इस पे रिएक्शन होगा किसका, बेंजोइक एसिड के इस वाले ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसी के साथ क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आपको आसानी से अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ या कार्बोनिल कार्बन के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के अंदर यूज हो जाते हैं, इसलिए वो आसानी से अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे बॉन्ड बनाएंगे इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड बना तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना लिए, वैलेंसी इसकी 2 ही होती है, 3 बॉन्ड बनाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये H+ बाहर निकाल रहे हैं। ये जो हमने H+ बाहर निकाला है यही हम जोड़ रहे हैं कहाँ पर, इस बेंजोइक एसिड के ऊपर। ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप मेन इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट का है, पुनर्विन्यास का है। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो है वो रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास का है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन कैसे होता है कि हम ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है इसको लेके आते हैं वापस कहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। जब इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एल्किल ग्रुप को माइग्रेट कर देंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन इस पे माइग्रेट होता है, सॉरी एल्किल ग्रुप माइग्रेट होता है ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन के भी कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3। ठीक है, जो क्या दिखाएगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने बढ़ा दी, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन लेके आएगा इस वाले ऑक्सीजन पे, यानी ये एसीटेट या कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ठीक है, और इसके ऊपर H+ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और उसके साथ में ये क्या बना हमारा, ये बन गया एस्टर। ठीक है, सिंपल है, हमें एसिड चाहिए तो हम एस्टर का क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो आपके पास एक एसिड और एक एल्कोहल का मोलिक्यूल यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके साथ में ही ये बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, और इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है वो क्या है कि एसिड डेरिवेटिव जितने भी हैं उनसे हम एसिड बना सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, उसको हम फटाफट कर लेते हैं। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन के द्वारा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स।
ठीक है, अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन के द्वारा। तो इसमें अम्ल व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक होता है एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, एक होता है एमाइड, ठीक है, इसके अलावा होता है एस्टर। ये सारे क्या है? एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, किससे बनते हैं? एसिड से बनते हैं। इसके अलावा एनहाइड्राइड, ठीक है, ये सारे क्या है? ये है एनहाइड्राइड, एसिड डेरिवेटिव है। ये है एस्टर, ये है एमाइड, और ये है एसिड क्लोराइड। हमें इन सब का क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस करवाना है, और इन सब के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? एसिड बनेगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोलिसिस है ये होता है बेस की प्रेजेंस में। इन सब का हाइड्रोलिसिस बेस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, होगा कैसे कि ये जो एसिड के डेरिवेटिव है इसमें से HCl बाहर निकलेगा और ये एसिड बनेगा, इसमें से अमोनिया बाहर निकलेगा, ये एसिड बनेगा, इसमें से अल्कोहल बाहर निकलेगा और एसिड बनेगा, ठीक है, इसमें से 2 एसिड बनेंगे, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। लास्ट में एनहाइड्राइड लिखा है, ये क्या है? एनहाइड्राइड है। जब दो एसिड में से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या बनता है? एनहाइड्राइड, ठीक है, ये एनहाइड्राइड है। इसका जब भी जल अपघटन करवाएंगे तो हमारे पास 2 एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो पहला एसिड क्लोराइड से मिलेगा एक एसिड और एक HCl, ठीक है। एमाइड से क्या मिलेगा? एक एसिड और एक अमोनिया, ठीक है। एस्टर से क्या मिलेगा? एक एसिड और एक अल्कोहल। ये तो बहुत सिंपल है, जो हमें बेसिक है बिल्कुल ये रिएक्शंस का, तो ये हमें ओरली याद होना चाहिए, ठीक है। एनहाइड्राइड का जब भी हम जल अपघटन करवाएंगे तो 2 एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ में ही हमारा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर इनकी मैकेनिज्म देखनी है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स की, तो हम सिर्फ एक की मैकेनिज्म देख लेते हैं, बाकी सबकी लगभग सेम होगी, ठीक है। हम यही करते हैं, हम एक की मैकेनिज्म देख लेते हैं, बाकी आपका सेम रहेगा। तो हम एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, उसकी मैकेनिज्म हम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम मैकेनिज्म कर रहे हैं एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हम कार्बोनिल कार्बन लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जब भी पाई बॉन्ड टूटता है कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, तो नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पे, ठीक है। तो ये होता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और ये स्लाइट नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर किसके पास जाएंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो ये कार्बोनिल कार्बन के पास जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और ये C डबल बॉन्ड O टूटेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से O नेगेटिव बनेगा, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है और ये एक H2O जुड़ गया।
अगर H2O जुड़ता है तो ऑक्सीजन के बॉन्ड यहाँ पे हो गए 3, तो हमें यहाँ से भी एक H+ बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक H+ को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये बना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका बना O नेगेटिव है, Cl है, OH है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एनायनिक स्पीसीज है, हमें इसको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। ठीक है, एनायनिक स्पीसीज को न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड हम कैसे बनाएंगे कि ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो जब ये पाई बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कार्बन यहाँ पे अब 5 बॉन्ड बना चुका है, तो हमें एक कोई ना कोई ग्रुप बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमें ये क्लोराइड या हाइड्रोक्सी में से एक ग्रुप बाहर निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप या छोड़ने वाला समूह। ठीक है, अब लीविंग ग्रुप जो है कौन सा बाहर निकलेगा, Cl- निकलेगा या OH-, ये डिपेंड करता है कि जो बाहर निकलने के बाद में ज्यादा स्टेबल हो वही आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। ठीक है, क्लोराइड और हाइड्रोक्सी दोनों ही लिविंग ग्रुप है, लेकिन ज्यादा जो स्टेबल लिविंग ग्रुप है, जो आसानी से निकलता है, वो कौन सा होगा, जो निकलने के बाद में स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर हम OH- निकालते हैं और Cl- निकालते हैं, तो हमें देखना है कि OH- स्टेबल होता है या Cl- स्टेबल होता है। तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी अगर चेक करनी है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो स्टेबल किस पे होगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल होते हैं, तो d ऑर्बिटल की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं उन d कक्षकों के अंदर, d ऑर्बिटल्स के अंदर। इसलिए क्लोराइड बाहर निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस हाइड्रोक्सी और क्लोराइड में से क्लोराइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्लोराइड यहाँ पे बाहर निकलेगा Cl- की फॉर्म में, और ये क्या बन जाएगा, हमारा एसिड। ठीक है, एक H+ हमने यहाँ पे निकाला था, एक Cl- यहाँ निकाला है, यानी टोटल यहाँ पर एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इसी तरह की मैकेनिज्म बाकी सब में लगेगी, एमाइड में, एस्टर में, एनहाइड्राइड में सेम। ठीक है, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, सब में कार्बोनिल कार्बन है, तो सबके ऊपर ये अटैक करेगा और एक उसमें से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सी के अलावा, यानी जल का ये जो हाइड्रोक्सी बचा, इस हाइड्रोक्सी के अलावा दूसरा जो भी लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलेगा और आपका एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म थी इन एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस की। इसमें कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमारी ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बता देती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, और उसके बाद में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस हम कल पढ़ेंगे, मैं आज आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता देती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आप, कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो फिजिकली आपको सॉलिड मिलता है, लिक्विड मिलता है, गैसेस फॉर्म में मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनमें अगर हम बात करें कि एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक के एसिड, ठीक है, एक कार्बन से 4 कार्बन के मतलब एसिटिक एसिड से लेके ब्यूटेनोइक एसिड तक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं, यानी कलरलेस लिक्विड होते हैं। लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको ये मिलेंगे, और जो कि क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा शार्प स्मेल होती है। ठीक है, तीक्ष्ण इनकी गंध होती है, गंध जो है वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है, यानी शार्प स्मेल होती है, और ये वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, वाटर में
कंप्लीट सोल्यूबल होते हैं, यानी जल में पूर्ण विलय होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कार्बन सीरीज एसिड के अंदर C1 से लेके C4 तक के हो तो ये कलरलेस लिक्विड रंगहीन द्रव होते हैं, तीक्ष्ण गंध होती है, शार्प स्मेल होती है, और ये वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, यानी जल में पूर्ण विलय होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें C5 से लेके C9 तक की, ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, C5 से लेके C9 तक ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये भी आपको क्या मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर C10 की बात करते हैं, C10 या C10 से अबव, C10 एंड अबव, तो ये क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, लेकिन सॉलिड भी कैसे होते हैं, मोम की तरह, वैक्स की तरह, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन होंगे आपको ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कौन से एसिड, जिसमें कार्बन की मिनिमम नंबर क्या हो 10 या उससे ज्यादा, तो वो आपको मिलेंगे सॉलिड। और ये सॉलिड भी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में ये मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि जैसे हमने कहा कि C1 से लेके C4 तक वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, बाकी इतने सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो इसका रीजन क्या है कंप्लीट सोल्यूबल होने का, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कि ये कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक के जितने भी एसिड हैं, या जिसे हम लोअर एसिड बोलते हैं या निम्नतर एसिड बोलते हैं, वो सारे के सारे एसिड जो है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और ये ईथर, इथेनॉल और बेंजीन इनके अंदर भी सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जो हायर एसिड्स हैं, जैसे ये वाले हायर एसिड या उच्चतर अम्ल जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या 5 से ज्यादा है, वो जल में कम विलय होते हैं या अल्प विलय होते हैं। ठीक है, ये लेस सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन की सीरीज जो है वो लंबी हो जाती है, एसिडिक पोर्शन छोटा रह जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी और ये वाटर में लेस सोल्यूबल होंगे देन कंपेयर टू C1 टू C4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक इसमें लास्ट पॉइंट ये और है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा डाइमर की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, डाइमर की फॉर्म में कैसे मिलता है, जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के अंदर क्या होता है, ये देखो हमने 2 एसिटिक एसिड को बनाया, ये 2 एसिटिक एसिड के हमने फॉर्मूला बनाए हैं। ठीक है, दोनों में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ज्यादातर जितने भी एसिड हैं वो क्या मिलेंगे आपको, डाइमर की फॉर्म में मिलेंगे। तो जब भी हम इनका मोलिकुलर वेट देखते हैं तो हमें मिलता है देखने को प्रैक्टिकली 120। ठीक है, 120। अगर हम इसे थ्योरेटिकली देखें तो एसिटिक एसिड का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है, 60, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो होता है 120। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड के मोलिक्यूल हमेशा डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए ये क्या होता है, 120 इसका मोलिकुलर वेट दिखता है। और ये डाइमर किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसमें एक और है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे चेंज होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनके हाई होते हैं, क्योंकि इसके बीच में क्या होते हैं, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इस एसिड के अंदर 3 जगह काम में आती है। एक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोल्यूबिलिटी को दिखाता है कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए C1 से C4 तक की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी वाटर में ज्यादा। हायर जितने भी एसिड है उनकी सोल्यूबिलिटी वाटर में कम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कम। दूसरा, मोलिकुलर वेट जब भी देखते हैं हम, जैसे एसिटिक एसिड का देखा तो ये हमें
प्रैक्टिकली 120 मिलता है, यानी डाइमर की फॉर्म में मिलता है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और तीसरा इसका पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, कि एसिड जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट हमें हाई मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब बाकी केमिकल प्रॉपर्टी हम कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है।